तकरीबन मैं पिछले 10 साल के पीसीएस के पीवाईक्यू कराना जा रही हूँ, तो ये 2023 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 2024 और 25 के मैं लास्ट में कराऊंगी। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक के नगरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? ये इसमें ऑप्शंस दिए हैं, और जो इसका आंसर है वो है बी, अजीजुद्दीन खान ने। मैं कंसेप्ट भी करवा रही हूँ सुबह वाली क्लास में पॉलिटी का। और ये पीवाईक्यू इसलिए लेके आई हूँ कि अगर आप अभी से पहले पीवाईक्यू देखेंगे और फिर कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा और पता चलेगा कि मतलब आयोग क्वेश्चन कहाँ से बनाता है और किस तरह आप खुद फॉर्म कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसकी व्याख्या है, दलायल ए फिरोजशाही फारसी भाषा में लिखा गया एक उल्लेखनीय काव्य ग्रंथ है। इसकी रचना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर उसके दरबारी कवि अजीजुद्दीन खान ने की थी। इस ग्रंथ में विभिन्न विषयों के 300 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद है। ये ग्रंथ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को नगरकोट के निकट ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त हुए थे। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। ये तो मतलब आयोग का पैटर्न है ही है, इससे तो मतलब 20-30 क्वेश्चन बन ही जाते हैं पेपर में कि फर्स्ट सूची को सेकंड से मिलाइए। तो इसमें कुछ इधर बुक्स है और इधर विषय है। मिरात सिकंदरी, बंगाल का इतिहास, बुरहान मासिर, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, 4213। तो मिरात सिकंदरी है गुजरात, विजय, और ये बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, बंगाल का इतिहास, और ये है मोहम्मद गवा के पत्रों का संग्रह। तो 4213 यही आंसर है ना? तो मिरात सिकंदरी में गुजरात की विजय के बारे में है, बुरहाने मासिर में बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, और रियाज उस सलातीन बंगाल का इतिहास है, और रियाज उल इंसा में मोहम्मद गवा के पत्रों का संग्रह है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वॉयसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो ये इसके ऑप्शन है, देख लीजिए आप लोग। अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर, ऑप्शन सी यूनाइटेड पैट्रियाटिक संघ, डी है अनुशीलन समिति। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुशीलन समिति। ये इसकी व्याख्या है, दिल्ली में वॉयसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 3 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ भाई बालमुकुंद और बलराज मेला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्ष की सजा हुई थी। मैं व्याख्या इसलिए लेके आई हूँ कि जैसे हो सकता है कि अगली बार यहीं से आयोग क्वेश्चन बनाए, लेकिन इस तरह से पूछ ले कथन और कारण में कि 4 लोगों की जगह 5 लोग कह दे कि 5 लोगों को फांसी हुई थी। तो इस तरह से दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे तथा मुकदमे से बच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम दर्शन और प्रचारक सही सुमेलित है? फर्स्ट है वैशेषिक पतंजलि, बी है उत्तर मीमांसा कपिल, सी है मीमांसा कण्व, और डी है न्याय गौतम। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, न्याय गौतम। इसकी व्याख्या है, मैं ये एक्स्ट्रा भी लिख के लेके आई क्योंकि यहाँ से बन ही जाता है, दर्शन और प्रवर्तक में से क्वेश्चन उठा ही लेता है आयोग। तो मैं ये 8-9 लेके आई हूँ। दर्शन और प्रवर्तक सांख्य के कपिल हैं, योग के पतंजलि हैं, चारवाक के चारवाकी हैं, और न्याय के गौतम है, और वैशेषिक के कणाद हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, और उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, 1871 में। इसकी व्याख्या, 1865 में भारत सरकार और गृह सरकार ब्रिटेन मतलब सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई कि 1871 में एक सामान्य जनसंख्या जनगणना हो जाएगी। वर्ष 1866 से 67 में देश के अधिकांश हिस्सों में वास्तविक गिनती के द्वारा जनगणना की गई, जिसमें 1872 की जनगणना के रूप में जाना जाता है। इस जनगणना में अंग्रेजों के कब्ते वाले या कब्जे, ये जय रहा होगा,
कब्जे वाले या नियंत्रित सभी क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था। 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को डब्ल्यूसी प्लोडेन भारत के जनगणना आयुक्त के द्वारा की गई आधुनिक समकालिक जनगणना की दिशा में एक महान कदम था। तब से हर 10 साल में एक बार निर्बाध रूप से जनगणना की जाती रही है। इस तरह ब्रिटिश अधीन भारत में प्रथम जनगणना 1871 से 72 में हुई। नेक्स्ट है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। चरक संहिता 120 अध्यायों और 8 खंडों में विभाजित है। एंसेंट में या तो रिपीटिवली क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि पीवाईक्यू में से कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, या फिर इस तरह का क्वेश्चन उठाता है कि जो किसी ने ही ना पढ़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंद्र नारायण द्विवेदी ने। इंद्र नारायण द्विवेदी ने। इसकी व्याख्या है, अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया था किसान सभा। 1 फरवरी 1918 को इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। इस किसान सभा में अवध की भागीदारी सबसे अधिक थी। किसके द्वारा? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन थे? तो भागदू इसका आंसर है बी, राजस्व कर जमा करने वाले थे। व्याख्या है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू राजस्व कर एकत्रित करने वाले अधिकारी अर्थ मंत्री होता था, जबकि अक्षवाय दूत अधिकारी एवं आयव्यय गणनाध्यक्ष होता था। अब ये भी आपको पता चल जाता तो 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे? नागभट्ट, नागसेन या कुमारिल भट्ट या नागार्जुन? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये ऊपर नीचे हो गया बाय मिस्टेक, नागसेन। ऑप्शन सी नागसेन। मिलिंद पन्हु या मिलिंद पन्हु एक पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ है जिसका जिसका रचना काल लगभग 100 ईसा पूर्व है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। अगर आप जानना चाहें कि यूपीपीसीएस प्री हो या फिर आरओ एआर हो, सबको क्लियर करने की एक ही की है कि आप लोग पीवाईक्यू भी पढ़ें और कंसेप्ट भी, दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलें। किसी भी कोचिंग के क्वेश्चन एमसीक्यू लगाने से पहले आप आयोग के पीवाईक्यू पिछले 10 साल के उठाकर जरूर देखें 1 से 2 बार, और कंसेप्ट खुद से पढ़ें, या मतलब कोई अच्छा आपको मिल रहा है यूट्यूब पर या कोचिंग में तो वहाँ पढ़ें। तब जाके आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और खुद से यह पहचान करनी आएगी कि कहाँ से आयोग क्वेश्चन बनाता है और किस तरह क्वेश्चन बनता है। एंड जब फिर आप दोबारा रीड कर रहे होंगे ना कंसेप्ट को, तो आप खुद सोच पाएंगे कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और इस तरह बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, नारायण राव और माधव राव। तो इसका आंसर है आंसर ए, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। मैंने ये नीचे इनका व्याख्या में दिया हुआ है। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20, बाजीराव फर्स्ट 1720 से 40, माधव राव 1761 से 72 और नारायण राव 72 से 73। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आयोग मतलब 1-2 साल में रिपीट ही होते रहते हैं, जैसे ये मराठों का, मतलब ये सीक्वेंस में लगाने के लिए आ ही जाता है हर 1-2 साल में। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? उन्होंने फर्स्ट है, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। सेकंड है, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। तो नीचे दिए हुए कुछ में से मतलब इसका आंसर है डी, 1 और 2 दोनों सही हैं। व्याख्या है, ईवी रामास्वामी नायकर या पेरियार शुरू में असहयोग आंदोलन के उत्साही समर्थक थे, लेकिन 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस गैर ब्राह्मणों की चिंताओं को महत्व देने में न तो सक्षम थी और न ही इच्छुक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सेकंड है, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही हैं। व्याख्या है,
विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, जबकि वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। और मत्स्य, ये वह नहीं है यहाँ पे, मत्स्य है ये। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन राजवंश से संबंधित है। दोनों कथन सही हैं। अब अगर व्याख्या आप लोग देखते हो तो एक क्वेश्चन आपको नया जानने को मिला, जैसे मत्स्य पुराण आगे नेक्स्ट बार हो सकता है मत्स्य पुराण को पूछ ले, तो मत्स्य पुराण आर्द्र सातवाहन राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसमें है ऑप्शन सी, यूनानी शक कुषाण। इसका पूरा हम्म, हाँ ये नीचे पूरा दिया हुआ है व्याख्या। इसका है आंसर सी, यूनानी शक कुषाण। व्याख्या, भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण पर्शिया या ईरान के हकमनी साम्राज्य की ओर से होने के साक्ष्य मिलते हैं। ईरानी साम्राज्य के शासक को पराजित कर यूनानी मुख्य शक्ति के रूप में सामने आए। तत्पश्चात भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र संघु के समय हुआ था। फिर भारत पर शकों का आक्रमण हुआ। शकों के बाद पार्थियस का आधिपत्य स्थापित हुआ। कुषाण चीन की यूची जाति से संबंधित है जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो सबसे पहले पर्शिया ईरान का हुआ, फिर यूनानी, फिर यवन, देन शक, और फिर पार्थियंस, और फिर कुषाण। ये है सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिसेंज की व्यवस्था की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1919 का अधिनियम। चैम्बर ऑफ प्रिसेंस की स्थापना सन 1920 में ब्रिटेन के राजा सम्राट जॉर्ज पंचम के शाही फरमान द्वारा 23 दिसंबर 1919 को हुई थी। जब 1919 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया, मूल रूप से इसमें लगभग 120 सदस्य शामिल और उनमें से 108 सदस्य महत्वपूर्ण रियासतों में से थे। उन्हें सीधा प्रतिनिधित्व दिया गया। शेष 12 सीटें शेष 127 भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट है, वह 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया। सेकंड है, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। इसमें सेकंड ही सही है, फर्स्ट गलत है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो कप्तान विलियम हॉकिंस था वो अगस्त 1608 में भारत आया। और विलियम हॉकिंस और जहांगीर दोनों तुर्की भाषा के अच्छे जानकार थे। वैसे आयोग ने इसका उत्तर ए माना है। मैंने लिख दिया जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, कहीं और पढ़े तो मतलब दोनों को ही मना करा है, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत को की टप्पा शैली संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? अकबर, शाहजहां, मोहम्मद शाह या जहांगीर? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है हमारा, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। इसमें है पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थल। नेवासा, इसमपुर, डिडवाना, गुड़ियाम गुफा। इसका आंसर है सी, 3 4 1 2। नेवासा महाराष्ट्र में है, और ईसमपुर कर्नाटक, डिडवाना तमिलनाडु, और सॉरी डिडवाना राजस्थान, और गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु। ये मैंने हाँ इनके मिला के लिख दिया, यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन या मोपला विद्रोह? तो मोपला विद्रोह अंतिम था इन सब घटनाओं में। मैंने इसका वो लिख दिए हैं सीक्वेंस। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, फिर खिलाफत आंदोलन 19 अक्टूबर 1919, फिर मोपला विद्रोह 1921। इससे मतलब कई बार इनमें क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, मतलब ये तो रिपीटिवली चलता ही रहता है, इनमें से कोई सा ना कोई सा आ जाता है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? इसका था रानी झांसी रेजिमेंट।
इसकी व्याख्या है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में अक्टूबर 1943 में स्वतंत्र भारत को अस्थायी सरकार की स्थापना की। उन्होंने आजाद हिंद फौज में आजाद ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट महिला रेजिमेंट से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? ये है इधर सहादुर खान इल्तुतमिश की पत्नी, हमीद बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, इल्तुतमिश रजिया के पिता, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, हमीद बानो बेगम। ये अकबर की माँ थी। हमीद बानो बेगम अकबर की माँ थी। बाकी सब सही है। और ये खरीदादार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीदादार कौन था? तो इसमें ऑप्शन ए, खरीदार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो ये दे रखे कनकलता बरुआ, मातंगिनी हजारा, शांति घोष, अरुणा सफली। तो शांति घोष से संबंधित नहीं है। शांति घोष भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी, जबकि कनकलता बरुआ, मांगनी हजारा और अरुणा आसफली भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। ये मातंगिनी हजारा शांति घोष क्रांतिकारी घटना से संबंधित थी। सन 1931 में बंगाल की दो स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने कोमिल्ला के जिला अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। निम्नलिखित में से कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? वैसे तो इसमें से दो सही सुमेलित नहीं है, सिर्फ दो ही सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन ए और सी दोनों ही गलत है इसमें। ये भी और ये भी। मैं सही बता देती हूँ उनका सही क्या है। झांसी 5 जून 1857 में, लखनऊ 30 मई 1857 में, मेरठ 10 मई 1857 और बैरकपुर 29 मार्च 1857। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? तो ये जैनुल आबिदीन है, ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो पूर्वी आलमगीरपुर। इसकी व्याख्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर मेरठ में है, और पश्चिमी सुतका कैंगडोर है बलूचिस्तान, और उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर है, और दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र में है। अब हमारे 2023 के हो गए हैं सारे क्वेश्चन आंसर। अब 2022 के हम लोग करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो ऑप्शन ए, 12वां शिलालेख कहता है। अशोक के 12वें शिलालेख में यह उल्लेख किया गया है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि 12वें शिलालेख में धार्मिक संश्लेषण के बारे में बात की गई है। ये इसकी व्याख्या है। मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा देती हूँ, जो व्याख्या इंपॉर्टेंट है वो व्याख्या भी पढ़ दूंगी यहाँ पर। सभी क्वेश्चनों की व्याख्या मैं नहीं पढ़ूंगी, आप लोग खुद देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं सभी क्वेश्चनों को देखूंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शक फर्स्ट है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। सेकंड है, इन मुद्राओं की तोल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक और दो दोनों सही हैं। ये इसकी व्याख्या है। चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों पर विजय के उपरांत पहली बार रजत मुद्राओं को प्रचलित किया था। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने किस उपलक्ष्य में रजत मुद्राओं को प्रचलित किया था? तो शकों पर विजय। इन मुद्राओं का वजन सामान्यतः 30 से 33 ग्रेन तक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्रमंडल प्राप्त हुए हैं? तो इसका है मोहनजोदड़ो एवं लोथल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर नाव के चित्र तथा लोथल से नाव के चित्रयुक्त मोहर प्राप्त हुई हैं। अब इस नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। दार्शनिक है और दर्शन है, जैसे रामानुज शुद्ध द्वैत, माधवाचार्य द्वैताद्वैत, निम्बार्क द्वैत एंड वल्लभाचार्य विशिष्टाद्वैत।
इसका आंसर है बी 4321। इसका सही सुमेलन इधर है, रामानुज विशिष्ट द्वैत है, माधवाचार्य द्वैत, निम्बार्क द्वैताद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत। इनको 2-3 बार आप लोग पढ़ेंगे तो मतलब अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी है, मतलब इसमें भी सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सरवर्मन गया तामपत्र, ईश्वरवर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशानवर्मन हरहा पाषाण अभिलेख और जीवित गुप्त सेकंड देवणांक अभिलेख। तो इसका आंसर ए है, ए सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। सरवर्मन का ताम्रपत्र अभिलेख असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है, न कि गया से। इसमें गया लिखा हुआ है ना यहाँ, तो ये असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देवराय की लड़ाई, बनारस के पास सूजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई, धर्मत में विजय। अभी ये 2025 में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो 2023 में पूछा गया और फिर 2025 में पूछ लिया गया। मेडिवल हिस्ट्री से एक साल छोड़ के नेक्स्ट साल में मतलब युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है। और ज्यादातर यही औरंगजेब की जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनको ही सिक्वेंस में लगाने के लिए ज्यादातर आता है। इसका आंसर ऑप्शन सी है, 2 4 3 1। इनका क्रम इस तरह है, बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658, धर्मत की विजय 15 अप्रैल 1658, सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658 और देवराय की लड़ाई 13 मार्च 1659। अब सूची नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। एक तरफ भवन दे रखे हैं और एक तरफ निर्माणकर्ता। सुल्तानगढ़ी, लाल महल, जमात खाना मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा का देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी 3 4 1 2। इसकी व्याख्या ये है, सुल्तानगढ़ी इल्तुमिश, लाल महल बलबन द्वारा, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी को के निम्नलिखित विजयों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ से भी 2025 में क्वेश्चन बना है, रणथंभौर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़। इसका आंसर है डी 2 1 4 3। मतलब 2023 में ही पूछा था और मतलब 22 में और 25 में फिर इससे क्वेश्चन पूछ लिया 2 साल छोड़ के। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम इस प्रकार है, गुजरात 1299 ईस्वी में, रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ 1303 में और वारंगल 1310 में। तो पहले गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़ और फिर वारंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कूपा किस स्थान से संबंधित थे? तो ये मारवाड़ से संबंधित थे। जैता और ये है जैता और कृपा मारवाड़ के, जैता और कूपा। कूपा मारवाड़ के शासक मालदेव के सेनापति थे। इन दोनों ने अपनी वीरता से शेरशाह को प्रभावित किया। शेरशाह ने मारवाड़ा के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी चारे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। कई बार ऐसा होता है कि ये कोट आप लोगों को उठा के दे दें कि ये कोट किसका है, मात्र एक मुट्ठी चारे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, तो ये कोट शेरशाह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मुद्दकी का युद्ध, पोर्टनोवा का युद्ध, शंकरखेड़ा का युद्ध और बेदारा का युद्ध। मतलब सीक्वेंस में लगाने के लिए तो यूपीपीसीएस इतने क्वेश्चन देता है, आरओ में भी और पीसीएस में भी। तो इनको तो जितना आप याद रखें ठीक ही है, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए आराम से मिल जाएंगे। वो युद्ध से हो सकते हैं, कुछ संधियों से हो सकते हैं, या राजाओं के जो कालक्रम है उन्हें उसे लगाने के लिए हो सकते हैं। इसका आंसर है ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, शंकरखेड़ा का युद्ध 1724, बेदारा का युद्ध 1759, पोर्टनोवा का युद्ध 1781, मुद्दकी का युद्ध 1845। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक बनारस के संस्कृत और हिंदी के महाविद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां ने। ये इसकी व्याख्या है, बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती थे, जिन्हें शाहजहां ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। उन्होंने कविंद्र कल्पलता को शाहजहां को प्रशस्ति में परिणीत किया था। उन्होंने बादशाह से निवेदन कर बनारस तथा इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवा दिया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवा दिया था? तो कविंद्र कल्पलता।
सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नेक्स्ट है एक तरफ अधिकारी दे रखे हैं और एक तरफ कार्य। तलार, पटकोल, सहसाधिपति, बालाधिप, ये एसेंट हिस्ट्री से ज्यादातर इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। ए- इसका आंसर है बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तलार जो होते थे वो रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था, और पटकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, साहस अधिपति चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी था, और बालाधिप चुंगी का संरक्षक था। नेक्स्ट है फिर सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। एक तरफ व्यक्ति दे रखे हैं और दूसरी तरफ संबंधित कार्य और पद। डॉक्टर डी के कर्वे, जेईडी बैथुन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बीएम मालावारी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या है डी के कर्वे सचिव सचिव वीडो री मैरिज ये सचिव थे वीडो री मैरिज एसोसिएशन के। जेईडी बथुन कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना कराई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कराई। बीएम मालावारी ने बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक तौर सत्य की खोज पर था। आ, ये शोध होगा जहां तक है। ये शोध है, सत्य की खोज पर था। एमजी रनाडे, राजा राम मोहन राय, ताराबाई सिंधिया या फिर ज्योतिबा फूले। तो इसका आंसर सभी को पता हुआ है, तो खैर ऑप्शन डी है इसका आंसर, ज्योतिबा फूले। इसकी व्याख्या है सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के माध्यम से दलितों तथा वंचित वर्गों को न्याय दिलाने का कार्य किया। तो गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनका कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना, चिटगांव शस्त्रागार छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, और केंद्रीय असेंबली बम कांड। इसका आंसर है ऑप्शन बी। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913 में हुई। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में हुई। केंद्रीय असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 में। और चिटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे। तो इसमें कोई भी सही नहीं दे रखा है। एक्चुअली इसमें एक या दो नाम इस तरह के दे रखे हैं जो इसमें शामिल ही नहीं थे। तो आयोग ने ये क्वेश्चन हटा दिया होगा, लेकिन मैंने फिर भी शामिल कर दिया जिससे आप लोगों को ये भी पता हो। तो इसकी व्याख्या है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ नाम से कोई भी संस्था इतिहास में नहीं है, जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल, अजय घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी आदि की भूमिका रही थी। मैंने नाम गलत दे दिया है, जो भी सोसाइटी का दिया है ना, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, ये नहीं था नाम, जबकि ये था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। नेक्स्ट है ज्योतिबा फूले संबंधित थे, तो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में आप लोग ये व्याख्या देख लीजिएगा खुद से। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकर नायर, मुअल्ली जिन्ना या रामेश्वरम सिंह। तो इसका आंसर है excuse me, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए। ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। इसका आंसर है 24 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। इस व्यवस्था के कारण अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुंक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा। अब्दुल रजाक, अमीर खुसरो, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी,
सिहाबुद्दीन अलुमरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। अब हमारे 2022 के और 23 के हमने कर लिए हैं, 2021 पे आ गए हम लोग। तो 2021 के क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकर और निर्वाण स्थल को सम्मिलित करना है, जैन धर्म से संबंधित है ये। तो ऋषभनाथ, अष्टापद, वासुपूज्य, समेध शिखर, नेमिनाथ, ऊर्जापर्यंत, महावीर, पावापुरी। तो इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। आप लोग जो एग्जाम में भी होते हैं तो सबसे पहले एक चीज देख लें कि सही है पूछ रहा है, सही नहीं है। अगर सही नहीं पूछ रहा है तो तुरंत ही उस पर एक सर्कल बना लें, जिससे कि पता रहे कि हमें सही नहीं बताना है। तो बी सही नहीं है, वासुपूज्य। ये वासुपूज्य 12वें तीर्थकर थे और इनका जो है जन्म चंपापुरी के राज परिवार में हुआ था, और निर्वाण इन्हें चंपापुरी में ही प्राप्त हुआ। उसमें क्या दे रखा है, समय शिखर दे रखा है, जबकि चंपापुरी आएगा, बाकी सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, मुजफ्फरनगर जिले के बघरा ब्लॉक में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसमें सत्य पूछ रहा है। फर्स्ट है, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो इसमें है आंसर बी, दोनों सही है, एक भी, एक और दो दोनों सही है। इसकी व्याख्या है, मौर्योत्तर काल में सातवाहन दक्षिण भारत के शक्तिशाली शासक थे। सातवाहन शासकों की भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्रह्मी थी। सातवाहन शासक हाल ने प्राकृत भाषा में सिंगारस का मुक्त काव्य गाथा सप्तशती लिखा था। सातवाहन काल में कला को लोक पक्ष को अधिक प्रधानता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से संबंधित। तो कथन ए है ए अभिकथन है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो इसका आंसर ए है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। यद्यपि इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है कि मुगल एक सैनिक राज्य था, परंतु अधिकांशतः इतिहासकारों का मानना है कि लगभग सभी मनसबदारों का सैन्य दायित्व प्रदान किया गया था। साथ मुगलों के पास एक बड़ी सेना भी थी, जिसने मुगल साम्राज्य की एक सुदृढ़ीकरण में बड़ी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शासक दे रखे हैं और एक तरफ राज्य। राणा हमीर, राणा चूंडा, राजा फारूकी, मलिक सरवर, ख्वाजा जहां। तो इसमें पूछ रहा है सही नहीं है। तो सही नहीं है इसमें ऑप्शन डी, मलिक सरवर ख्वाजा। जौनपुर में का सरको राज्य उत्तर भारत में 1934 ईस्वी में से 1505 ईस्वी के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। इस क्षेत्रीय राज्य की स्थापना 11 ईस्वी में ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर द्वारा की गई थी। जौनपुर, ये इधर मालवा दे रखा ना, मालवा की जगह जौनपुर आएगा, बाकी सब सही है। राणा हमीर मेवाड़, राणा चूंडा मारवाड़, मलिक राजा फरूकी खानदेश और मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। ऑप्शन सी, वेब मिलर। इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभ सदस्य कौन था? भगत सिंह, ओ सॉरी, कौन नहीं था? भगत सिंह, यशपाल, छबीला दास या अंबिका चक्रवर्ती। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, अंबिका चक्रवर्ती। ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। विलियम हॉकिंस, रलिफ फिच, सर थॉमस रो, निकोलस डाउटन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। इधर मैंने इनकी पूरी व्याख्या दे रखी है। ऑप्शन ए, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। सेकंड, देन फर्स्ट,
फिर फोर्थ। तो मतलब पहले राल्फ फिच, फिर विलियम हॉकिंस, फिर निकोलस डाउंटन और फिर सर थॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी या एम ए अंसारी? तो इसका आंसर है एम ए अंसारी। इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस में कहा था? तो सोमनाथ लाहिड़ी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या एनजी रंगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था। इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन और दांडी मार्च? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 3, 2 और 1, 4। इधर देख लीजिए, मैंने ये इनके ईयर के अनुसार लगाया हुआ है। तो शारदा अधिनियम 1929, नेहरू रिपोर्ट 1928 और दांडी मार्च 1930 और साइमन कमीशन का गठन 1927। तो पहले क्या आएगा? साइमन कमीशन आएगा, देन नेहरू रिपोर्ट आएगी, फिर शारदा अधिनियम और दांडी मार्च सबसे लास्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह फर्स्ट, यह स्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। सेकंड, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। इसमें दोनों ही सही है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। इसकी व्याख्या है, केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता का जाति तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन रावणकोर रियासतों में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिस वायकोम सत्याग्रह नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? जोनाथन डंगन, सर विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग? तो सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वर्ष 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? ऑप्शन है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस? इसका आंसर ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसरॉय को कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? ऑप्शन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909? तो इसका है ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1861। इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? अमृतसर, लाहौर, फिरोजशाह या सुल्तान मुल्तान? तो इसका आंसर है लाहौर। राणा रंजीत सिंह ने लाहौर में कश्मीर राणा रंजीत सिंह का राज्य चार प्रांतों कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर में बटा हुआ था। तो लाहौर में उन्होंने अदालत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन बी, 1901 में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फवादिल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था? ऑप्शन है, अमीर हसन सिजजी ने, अमीर खुसरो ने, जियाउद्दीन बर्नी ने या हसन निजामी ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमीर हसन सिजजी ने। 2021 के हमारे हो गए हैं, अब 2020 के देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इक्ष्वाकु वंश को श्री पर्वतीय कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? माप-तौल से, प्रशासन से, मार्ग निर्माण से या राजस्व प्रबंधन से? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मार्ग निर्माण से। मौर्यकालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस के राजदूत मेगस्थनीज ने एग्रोनोमी नामक अधिकारी की चर्चा की है, जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था। सूची फर्स्ट को नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। एक तरफ महाजनपद है और एक तरफ राजधानी। मत्स्य, कुरु, सुरसैन और अस्मक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। व्याख्या देख लेते हैं। ये 6ठी शताब्दी से पूर्व में महाजनपदों ने राज्य का विस्तार किया। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। अंगुत्तर निकाय महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। तो मत्स्य विराटनगर, जो प्रेजेंट में अलवर भरतपुर राजस्थान में है। कुरु इंद्रप्रस्थ में था, जो अब मेरठ तथा दक्षिण पूर्व हरियाणा है। सुरसैन मथुरा आधुनिक ब्रजमंडल और अस्मक पोतन या पोटली दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों का प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूपवत, एच.डी. संकालिया, वी.एस. वाककर और वी.एन. मिश्रा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, वी.एस. वाककर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। एक तरफ है हड़प्पा पुरास्थल और दूसरी तरफ संघ राज्य क्षेत्र भारत के राज्य है। बालू, मांडा, पांडरी और हुलास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन डी इसका है 3-2 और 4-1। बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पांडरी गुजरात और हुलास उत्तर प्रदेश। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे के दिए गए कूट के सही उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेवनसांग, आबू जुईद, अल मसूदो तथा अल बरूनी ने किया। सेकंड है, सावपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। मुल्तान सूर्य मंदिर, जिसे आदित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण कृष्ण के पुत्र साब ने कराया था। सूर्य पूजा के उपलक्ष्य में साबपुरा यात्रा उत्सव मनाया गया। हेनसांग, अलबरूनी, आबूजई तथा अल मसूदी ने मुल्तान सूर्य मंदिर का उल्लेख अपने अपने विवरणों में किया है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, रिंग वैदिक समाज और मध्यकाल। इसका है ऑप्शन डी, 4-3-1-2। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। ठीक है, इसका यहाँ पे है ये नीचे। और उत्तर वैदिक समाज कृषक था। एंड मध्यकाल हमारा जमींदारी थी। उत्तर वैदिक समाज हमारा चारागाह और ऋग्वेद कृषक। मध्यकाल जमींदारी और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। ओह। इसको इस तरह से था, ये उत्तर वैदिक कृषक और ऋग्वेद ये चारागाह। ये देखिए, रिंग वैदिक कालीन सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए गौण कार्य था। तो जो ये उत्तर वैदिक समाज है वो कृषक है। और जो रिंग वैदिक समाज है ये चारागाह। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। जजमानी, बाराबलूटा, मरासी और अडाडे। तो जजमानी उत्तर भारत में है, बाराबलूटा महाराष्ट्र में है, मिरासी तमिलनाडु में और अडाडे कर्नाटक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फतवाए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताब उल हिंद और तबकाते नासिरी। इसका आंसर है डी, 3, 2, 1, 4। पहले किताब उल हिंद आएगा, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर फतवाए जाहिदीरी और फिर तबकाते नासिरी। ऑप्शन डी, तबकाते नासिरी फिर फतवाए जहादिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अब्बुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह सेकंड और शाइस्ता खान। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, अब्बुल हसन कुतुब शाह। गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। अब्बुल हसन कुतुब शाह कुतुब शाही पर का अंतिम शासक औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में अब्बुल हसन कुतुब शाह के काल में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट है, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। सेकंड है, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। इसमें ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत अकबर पहले मुगल सम्राट थे जिन्होंने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। अकबर द्वारा किए गए परिवर्तनों के साथ महिलाएं अब बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रता की प्राप्त कर रही थीं। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया तथा बाल विवाह को समाप्त करने की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त लड़कियों को बिना दबाव के ऐच्छिक विवाह करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारी और विहित कर्तव्य, दीवाने तन, मुस्तफी, मुशरिफ, वाक्यानवीस। तो इसका आंसर है 3, 4, 1, 2। दीवाने तन, जागीर व वेतन को देखना। मुस्तफी, राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशरिफ, कार्यालय को संभालने के लिए। वाक्यानवीस, प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये मैंने इधर भी लिख दिए हैं, अगर आप लोग दोबारा देखना चाहो तो ये आमने सामने लिख दिए हैं मैंने, इसका जो आंसर है। शेख मोहिद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछा है। तो इसमें डी गलत है, बाकी सब सही है। शेख मोहिद्दीन चिश्ती अजमेर में, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा और शेख निजामुद्दीन औलिया ये मुल्तान में नहीं है। इनका है, एक सेकंड बताती हूँ मैं, दिल्ली में है इनका, निजामुद्दीन औलिया का। हाँ, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन शासक ने नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबाहा को पुनर्जीवित करके किया? शंखनूनी, शहाब नहर, नहर बहिश्त, नहर आगरा। तो यह है शहाब नहर। इसकी व्याख्या है, इन्होंने 11 नहरों का निर्माण कराया था दिल्ली व आसपास के। मुगल काल में शहाब नहर का निर्माण रजवाहा को पुनर्जीवित करके किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किताबे नोरस नामक का लेखक था? इचाहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह या फिर अकबर द्वितीय। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, इचाहिम आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट है, कथन और कारण। कथन है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। और कारण है, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था?
वीपी पवाडिया, एनएम जोशी, सीएफ एड्यूज या जोसेफ बेम्पिटिस्ट। तो इसमें कोई भी इसका आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन में गलत ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में नारायण मल्हार जोशी को भेजा गया था। नारायण मल्हार जोशी को भेजा गया था, जबकि सलाहकार के रूप में